ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट हमारा हो चुका था पूरा कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ, और फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, जैसा कि कई बार तुमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा, बट उसके बारे में इंफॉर्मेशन उतनी नहीं होगी। बट यहाँ हम लोग जो स्टडी करेंगे उसमें अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना। देखो, म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही लोगों के अंदर थोड़ा सा ना एक डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं मेरा पैसा डूब जाएगा, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं पहले वहां से स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम लोग मोस्टली हम लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक्स में। बैंक्स में बैंक्स में हम लोग अपना पैसा रखते हैं, और ये बैंक्स क्या करते हैं? हमारे पैसे का इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टमेंट में, और उनसे इनको क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट जैसे उनको अगर 10% प्रॉफिट मिला तो उसमें से 1% हमें दे देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। है ना? बरोबर समझ में आया क्या? अच्छा बताओ, जैसे मान लेता हूँ कि मैं HDFC बैंक में मेरा अगर अकाउंट है, ठीक है, और मैं अपना पैसा HDFC बैंक में जब रखूंगा तो मुझे HDFC बैंक पर भरोसा है तभी ना कि भाई इसमें पैसा रखा हूँ, ये सिक्योर है। समझा है कि नहीं? है ना? क्यों सिक्योर है? क्योंकि इस जो HDFC बैंक में पैसा है सिर्फ मेरा ही नहीं है, लाखों लोगों का है, करोड़ों लोगों का है, और उसे संभालने वाले कुछ फंड मैनेजर्स हैं। समझ में आया? और वो लोग हमारे पैसे को सुरक्षित रखते हैं। तो क्यों ना, अगर हमें ये यकीन है कि भाई HDFC जो बैंक है वो सिक्योर है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो क्यों ना हम इसके अंदर पैसा रखने की बजाय हम शेयर मार्केट में इसी का शेयर खरीद लें। है कि नहीं? अगर हम देखेंगे, जैसे हमने शेयर मार्केट में देखा कि हमें इंटरेस्ट जो है हाईएस्ट मिलता है एज कंपेयर टू बैंक में रखे गए पैसे के हिसाब से। अगर जैसे हम बैंक में कहें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जनरली हम कहाँ कहाँ पैसा सेव करते हैं? जैसे एक होता है कि हम सेविंग अकाउंट में रख लेते हैं, है ना? सेविंग अकाउंट में, जिसपे हमें 4% का रिटर्न मिलता है एनुअली, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ये घट करके 2% भी हो जाता है। जैसे आज के टाइम पे SBI बैंक 2.7% सेविंग अकाउंट पर हमें रिटर्न देता है। ठीक है, दूसरा और कहाँ करते हैं लोग? एफडी में कभी हमें 5 से 7% का रिटर्न मिलता है, कभी 6%, कभी 7%, कभी कभी 7.5% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, तीसरा और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? आरडी क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट। यानी एफडी में हम लोग एक ही बार में एक लमसम अमाउंट भर देते हैं, है ना? कि जैसे मुझे 1 लाख रुपए 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए फिक्स्ड कर दिया मैं अगर 1 साल से पहले निकालूंगा तो मुझे जितना रिटर्न बैंक ने कहा है उतना नहीं देगा, है ना? तो मेरा एक क्या हो गया? 1 साल क्या हो गया? इसे ही हम कहते हैं कि ये मेरा एक लॉकिंग पीरियड है। मेरा पैसा 1 साल के लिए लॉक हो गया। अब मैं बैंक वाले से 1 साल तक अपने पैसे के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। हाँ, जैसे 1 साल खत्म होगा मुझे इंटरेस्ट के साथ मैं वो पैसा अपना निकाल सकता हूँ। समझा? अब मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए पूरा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं हर महीने 4-4 हजार रुपए या 5-5 हजार रुपए जमा कर सकता हूँ। तो मैं अगर 1 लाख को अगर 5 हजार से डिवाइड करें तो कितना होगा? 2.5, 2.5, 17 हजार, 10 हजार, लाख, और 5 हजार से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ठीक है, और 20 पंजे 100, है ना? 20, ठीक है, 20। समझा रहे? यानी कि मुझे क्या करना है? मान लो कि मैं 5-5 हजार रुपया निकाल सकता हूँ, 5-5, 5 हजार, 5 हजार, 5 हजार हर महीने भरूंगा, तो 12 महीने में 12 पचे कितना हो जाएगा? 60 हजार रुपया। समझा? 12 महीने में मैं 60 हजार रुपया, और वही मैं चाहे बैंक में जाकर भरूं या जो अपना ये होता है ना पोस्ट ऑफिस, उसमें भी पैसा जमा होता है। हमने इकोनॉमिक्स में जब हम मनी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि बैंक जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उसमें भी पैसा लोग जमा करते हैं। लेकिन M1, M2, M3 के बारे में बताया कि नहीं मैंने?
है ना। उसमें हमने देखा था कि M1 में कितना पैसा होता है, M2 में कितना पैसा होता है, M3 में कौन होता है, M4 में कौन होता है। तो ये जो आरडी वाला सिस्टम होता है मोस्टली देखा जाता है किसमें, पोस्ट ऑफिस में। और आरडी से क्यों कहते हैं, क्योंकि हम थोड़े थोड़े पैसे को महीने महीने भरते रहते हैं और उस पर भी हमें आरडी पर भी लगभग 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने भर देना। क्लियर है? ओके। और हम लोग पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि महिलाएं होती हैं, तो महिलाएं चालाक होती हैं, उनको पता है पैसा पति के पास रहेगा तो खा पी जाएगा, अगर पियक्कड़ है तो पी जाएगा, इसलिए वो ले करके उसका क्या खरीद लेंगी, गोल्ड, ज्वेलरी। ठीक है, तो हम लोग एक होता है कि हम पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हो। ठीक है, और कहाँ कर सकते हैं, तो हम लोग LIC करवा लेते हैं। और LIC हमको क्या कह के करवाया जाता है, जीवन के बाद भी जीवन के साथ भी। लेकिन LIC ना इतना घटिया स्कीम है, तो तुम्हें 10 साल या 20 साल के बाद जब पैसा रिटर्न देता है तो उतने साल में तुम्हारी महंगाई तुम्हारे रिटर्न से ज्यादा हो चुकी होती है। क्योंकि एवरेज देखा जाता है हर 10 साल में महंगाई डबल हो जाती है, 10%। हर साल 10, समझना, हर साल 10% की दर से महंगाई बढ़ती है, हर साल 10% की रेट से महंगाई बढ़ेगी, तो 10 साल में ये 100% हो जाएगी। यानी अगर कोई किसी प्रोडक्ट का प्राइस 2010 में 10 रुपए रहा होगा, तो 2020 में अब वो 20 रुपए का हो जाएगा। समझा है क्या? तो जब हमें LIC का पैसा मिलता है ना, तब वो किसी काम का नहीं रह जाता है, इसलिए हमारा LIC भी करवाना फालतू ही जाता है, हमें उस पर अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। LIC लेने वाले जो एजेंट होते हैं, एक तो बहुत घटिया होते हैं, पता है, वो तुमसे पैसा लेने को तो ले लेंगे, बहुत प्यार से बाबू सोना करके पैसा ले लेंगे, लेकिन जब तुम्हें पैसा देने की बारी आएगी ना, वो लोग इतना नाटक करते हैं, कौन से एजेंट ने करवाया था, उसके पास जाओ, पता चला अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने करवाया है, मतलब किसी के भी पेरेंट्स हैं और उसके पेरेंट्स गुजर गए, तो जो बंदा रहेगा वो कहेगा कि भाई LIC का पैसा निकालना है, विड्रॉ करने में नानी याद आ जाती है। समझा है क्या? तो कोई भी इंसान हो, ये जीवन का एक बोलते ना कड़वा सत्य है, पैसा लेने में सबको अच्छा लगता है, एकदम वो तुम्हारे सामने झुक कर बात करेगा, लेकिन जब पैसा देना होगा तो ऐसे बात करता है जैसे उसने तुमको कर्जा दिया है। समझ आ रहा है क्या? हेलो, ठीक है, तो LIC में भी पैसा लगाना हमारा किसी काम का नहीं है। और कहाँ पैसा लगा सकते हैं, और होता है हम लोग की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रियल एस्टेट, है ना। मोस्टली हम जो यूपी वाले होते हैं, बिहार वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसा जिंदगी भर कमाते हैं और उसे घर बनवाने में खत्म कर देते हैं पूरा। समझा? अब और इसमें क्या आता है, एक आता है कि भाई इतना सब कुछ जगह पैसा इन्वेस्ट कर दो। अब जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिन्हें चीजों के बारे में पता रहता है, शेयर मार्केट का नॉलेज रहता है, तो वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, है ना, स्टॉक मार्केट में। और उसके बाद फिर जो लोग होते हैं वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं। अब देखो, ये म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में पैसा कौन डालता है पता है, जो ये बैंक में हमने पैसा रखा है, सारे के सारे ये क्या होते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII। और यही सारे लोग अपना सारा का सारा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। मोस्टली वो लोन भी देते हैं। देखो बैंक्स क्या क्या कर सकते हैं, देखो समझो इस चीज को, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट आने वाला है। बैंक कहाँ से पैसा कमाएंगे, ये हमसे पैसा लेंगे पब्लिक से, और ये या तो लोगों को क्या दे देंगे, लोन। लोन को हम लोग क्या कहते हैं इकोनॉमिक टर्म में, डेट, है ना, कर्जा। समझा है क्या? या तो ये पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। समझा? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बताओ, अगर ये बैंक वाले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, तो ये काम हम भी तो कर सकते हैं, है कि नहीं। बस सिर्फ समस्या क्या है कि हमें
कहाँ पर इन्वेस्ट करना है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इतना घटिया बनाया गया है कि एट लीस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग तो हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। समझा? ठीक है। अब देखो, ये जो बैंक वाले हैं, ये जब म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं पैसा, तो उन्हें पता रहता है कि इस म्यूचुअल फंड को संभाल कौन रहा है। ठीक है, म्यूचुअल फंड को संभाल कौन रहा है। जैसे हर बैंक को संभालने के लिए एक बैंक मैनेजर होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड के पैसे को संभालने के लिए एक फंड मैनेजर होता है। क्या होता है? फंड मैनेजर। समझा? अब देखो, ये जो म्यूचुअल फंड होता है ना, ये एक गोल ओरिएंटेड होता है कि नॉर्मली हमें पता ही नहीं होता कि हमें पैसे क्यों सेव करने हैं। ठीक है, हम पैसा कमाते हैं, बैंक में डाल देते हैं और एफडी करवा लेते हैं या रियल एस्टेट में डाल देते हैं, लेकिन हमें इसका ना गोल पता नहीं रहता। जैसे अगर कोई इंसान है, वो सिर्फ पढ़ रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं हो क्यों पढ़ रहा है, उसको पढ़ने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। इसलिए तुम पैसा कमा रहे हो, कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हो, कहीं गोल्ड में ले रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। क्या तुम्हारा कोई गोल है लॉन्ग टर्म? तुम्हें बच्चों की शादी करनी है, या बच्चों का एजुकेशन देखना है, या ये अपना रिटायरमेंट के बारे में सोचना है कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊं, तब जब बच्चे लात मार के निकाल दे तो भी मैं आराम से एकदम ऐश की जिंदगी जी सकूं। हाँ, या तुम्हें कोई फ्लैट लेना है, ठीक है, या तुम्हें गाड़ी खरीदनी है, या तुम्हें बाहर जाकर के पढ़ाई करनी है, कोई ना कोई गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि नहीं। तो म्यूचुअल फंड में हमेशा याद रखना, पहले हम क्या करते हैं, एक गोल सेट करते हैं। ठीक है, गोल को सेट कर लो, एक गोल सेट कर लो। गोल क्या क्या हो सकता है? मान लो कि मेरा सबसे फेवरेट है एजुकेशन। ठीक है, कि मुझे मौका मिले तो मैं कम से कम अपने एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन फॉरेन में जाकर करूं, जहां पर अच्छे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो। ठीक है, दूसरी चीज आ जाएगी कि एजुकेशन के बाद एक अच्छा घर हो जाए। ठीक है, तीसरी चीज कि मेरा एक टारगेट हो सकता है कि मैं कार एक ले लूं। ठीक है, चौथी चीज आ जाएगी कि ठीक है, फिर शादी का प्लान हो जाएगा, ठीक है, शादी के लिए कुछ पैसे खर्च हो जाए। ठीक है, और पांचवी चीज और एक हो जाएगा कि जब मैं रिटायर लूं, अपना रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये मेरे 4-5 मैंने गोल बना लिए। ऐसे हर इंसान के अपने कोई ना कोई गोल होंगे। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या करना रहता है, एक गोल सेट करना रहता है। ठीक है, अब देखो, जो कंपनी म्यूचुअल फंड की सुविधा देती है, जैसे कहते हैं ना कि एचडीएफसी कहता है हमारे बैंक में पैसा रखिए, हम आपका जेब खाली कर देंगे। आईसीआईसी कहता है हमारे बैंक में पैसा रखिए, हम आपको रोडपति बना देंगे। ठीक है, तो कुछ न कुछ सबकी स्कीम रहती है। तो वैसे ही जो कंपनी म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, उसे कहते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी, शॉर्टकट में एएमसी। एएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? असेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, एएमसी का फुल फॉर्म क्या है? एएमसी का फुल फॉर्म क्या है? असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये क्या करती है? ये हमारे पैसे को संभालती है, असेट को संभालती है, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है कि आप हमारे यहाँ पैसा लाइए, जमा कीजिए। ठीक है, तो एक कंपनी हो गई, खुल गई। अब इस कंपनी में एक मैनेजर होगा जो उनके फंड को संभालेगा, आने वाले पैसों को संभालेगा, है कि नहीं? तो उस मैनेजर को कहा जाता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर। अब देखो, जिस इंसान को 30-40 साल का क्या हो जाता है, शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, फाइनेंस का एक्सपीरियंस हो जाता है, बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बंदे को बना दिया जाता है फंड मैनेजर। समझा? इन्हें क्या बना दिया जाता है? फंड मैनेजर। क्योंकि ये फंड मैनेजर जो होते हैं, यही डिसाइड करते हैं जब लोगों ने पैसा उनके यहाँ दिया है
तो वो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और उस पर हाई रिटर्न कैसे जनरेट करेंगे। समझ में आया? अब ये फंड मैनेजर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स। अब समस्या आती है कि भाई ये म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं? देखो, म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं डेट म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड। दूसरा होता है जिसे कहते हैं इक्विटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक है, और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने टाइप के, कौन कौन से? डेट, इक्विटी और हाइब्रिड। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ये डेट और इक्विटी और हाइब्रिड इसके बारे में समझते हैं। देखो, डेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा जो हमारा पैसा रहेगा, जो डेट, डेट म्यूचुअल फंड किसे कहेंगे कि हमारा जो पैसा रहेगा वो कहाँ लगाया जाएगा? किसी को कर्ज देने में लगाया जाएगा। अच्छा, कर्ज देना मतलब लोन देना, कैसे समझ में आता है क्या? जैसे अगर हम लोग एफडी खुलवाते हैं, एफडी, तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बैंक को कर्जा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और बैंक उसी कर्जे के बदले हमें कुछ इंटरेस्ट दे देता है। तो डेट म्यूचुअल फंड में अगर पैसा इन्वेस्ट होता है तो जो मैनेजर रहता है वो या तो जो है एफडी में इन्वेस्ट करेगा, या तो गवर्नमेंट, कभी कभी ना गवर्नमेंट क्या कहती है कि लोगों से कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको उसके बदले एक रसीद दे देंगे। जैसे हम लोग एफडी करवाते हैं तो एफडी का हमें एक रसीद मिल जाता है, उसपे सारा का सारा लिखा रहता है, 1 साल का तुम्हारा लॉकिंग पीरियड है, 6% के हिसाब से तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, है कि नहीं, पूरा लिखा रहता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट भी बॉन्ड निकालती है, उसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड। और गवर्नमेंट कहती है कि पब्लिक से पैसा मांगती है, कहती है कि पब्लिक आप हमें पैसा दो, 10 साल बाद हम आपको रिटर्न देंगे 10% के हिसाब से, है ना। तो ये जो डेट फंड में जो पैसा लगाता है मैनेजर, वो कहाँ कहाँ लगा सकता है? या तो एफडी में लगा सकता है, या तो गवर्नमेंट के बॉन्ड में लगा सकता है। ठीक है, अब बताओ, एफडी है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, ये चीजें कैसी है? सिक्योर्ड है। हमने एफडी में पैसा लगाया तो हमें ये एकदम तसल्ली रहती है कि हाँ, मेरा जितना मैंने प्राइमरी अमाउंट जो है वो मिलेगा, उसके साथ साथ मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। गवर्नमेंट ने अगर हमसे पैसा लिया है, गवर्नमेंट बॉन्ड हमने खरीदा है, तो वो भी जब बेचेंगे तो हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा और उसके साथ उसका इंटरेस्ट मिलेगा। समझा? तो डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? लेस रिस्की। समझ में आया? लेस रिस्की, और लेस रिस्की होने के साथ साथ इस पर जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, इसको मैं IR लिख दूं, इंटरेस्ट रेट या प्रॉफिट, प्रॉफिट वो कैसा होता है? कम होता है कि नहीं? 6%, 7%, 5%, 4%, ये कोई इंटरेस्ट रेट होता है? नहीं। वही बात है कि अगर डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है वो लेस रिस्की रहता है और उस पर प्रॉफिट भी कम मिलता है। समझ में आया क्या? अब डेट समझ में आ गया। अभी मैं इसके अंदर भी कौन कौन से फंड होते हैं डेट पे वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे अब दूसरा समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब जहाँ हमने पूरा का पूरा शेयर मार्केट पढ़ लिया, इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस फंड में जो फंड मैनेजर रहेगा वो पैसा कहाँ लगाएगा? शेयर मार्केट में। समझ में आ रहा है? पैसा शेयर मार्केट में लगाएगा, और जब पैसा शेयर मार्केट में लगाएगा तो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई, और उसी के साथ हमारा रिस्क भी हाई। समझ में आ रहा है? तो शेयर मार्केट में पैसा लगा तो हमें इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके साथ हमें थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, जहां रिस्क नहीं वहां इश्क नहीं, इश्क है तो रिस्क है। तो वैसे पैसा चाहिए ज्यादा तो थोड़ा रिस्क बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज हम देखते हैं हाइब्रिड।
ठीक है। तीसरा क्या है? हाइब्रिड। अब हाइब्रिड नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइब्रिड यानी इसका जो फंड मैनेजर रहेगा वो या तो डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देगा, या तो कुछ पैसा इक्विटी में लगाएगा और कुछ पैसा डेट में लगाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये तीन फंड के बारे में समझ में आ गया। कितने टाइप के म्यूचुअल फंड हो गए? कौन कौन से? डेट म्यूचुअल फंड किसे कहेंगे? क्लियर हो गया। उसमें पैसा कहाँ लगता है? बॉन्ड हो गया, एफडी वगैरह हो गया, ठीक है। इसमें क्या रिस्क बहुत ज्यादा रहता है? रिस्क बहुत कम रहता है और उसी के हिसाब से इंटरेस्ट भी कम रहता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ लगता है? शेयर मार्केट में। इसमें हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। हाँ, तो जब इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है तो रिस्क ज्यादा की कम? ज्यादा। हाइब्रिड में क्या होता है? हाइब्रिड में जो पैसा कहाँ लगता है? डेट और इक्विटी दोनों। इसे डेप्ट नहीं, डेट कहते हैं। डेट, डेट, डी इज साइलेंट, ठीक है। डेट क्या बोलेंगे? डेट। अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अच्छा ठीक है, ये जो एएमसी है, ठीक है, एएमसी कौन? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये हमारे लिए इतना कुछ करेगी, फंड मैनेजर रखेगा, फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि पैसा कहाँ लगाना है, तो इनको पैसा कहाँ से मिलता होगा? ये भी तो अपना कुछ चार्ज काटते होंगे। इनके चार्ज काटने को कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। क्या कहा जाता है? हाँ, एक्सपेंस, एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एएमसी का चार्जेस। जैसे हमने शेयर मार्केट में ब्रोकरेज के बारे में पढ़ा था कि नहीं? जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वो अपना कुछ ब्रोकरेज काटता है, उसे वहीं से पैसे, वहीं से कमाई होती है। वैसे ही जो एएमसीज होती हैं वो हमारे सारे के सारे फंड को मैनेज करने के बदले वो थोड़ा सा अपना एक्सपेंस रेशियो कट करते हैं, ठीक है। तो देखो, जिस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो हमारे लिए उतना बेहतर है कि नहीं? हाँ, तो जब भी हम म्यूचुअल फंड के बारे में आगे समझेंगे कि अच्छा कैसे सेलेक्ट करना है, तो उसमें एक बात ये भी ध्यान रखना, वो कंपनी जिसका हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जितना अभी तक हमने इंफॉर्मेशन लिया उसके अकॉर्डिंग हमें तीन बातें याद रखनी है। क्या क्या? एक को कहते हैं आर, दूसरे को भी कहते हैं आर, और तीसरे को कहते हैं टी। आर का मतलब रिटर्न। क्या? रिटर्न, रिटर्न, ठीक है, यानी हमें रिटर्न कितना आ रहा है। उसके बाद आर का मतलब रिस्क, 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 और टी का मतलब टाइम, ठीक है। अगर तुम्हें रिटर्न चाहिए हाई, हाई, तो तुम्हारा रिस्क भी होगा हाई, ठीक है, और टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब टाइम कम देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम टाइम कम दो। तुम चाहते हो कि कम टाइम में ज्यादा रिटर्न मिले तो उसमें रिस्क ज्यादा है, ठीक है। और अगर तुमको चाहिए कि रिटर्न मेरा थोड़ा सा लो हो, ठीक है, रिटर्न लो हो, तो रिस्क भी तुम्हारा लो होगा, ठीक है, लेकिन टाइम तुम्हारा ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? हाँ, अगर तुम्हें चाहिए लो का मतलब एकदम इतना घटिया, एकदम नीचे नहीं चले जाना। जैसे अगर तुम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे ईयरली 10% का ग्रोथ मिले, तो यहाँ पर ईयरली तुम 8% का ग्रोथ समझ सकते हो। यहाँ पर अगर तुम चाहते हो कि 16% का ग्रोथ मिले, तो यहाँ पर तुम 14% का ग्रोथ समझ सकते हो। समझ आ रहा है क्या? ये 2% का कमी होता है, ठीक है। तो तीन टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, कौन कौन सी? रिटर्न, रिस्क और टाइम। रिटर्न, रिस्क और टाइम, ठीक है, इतना क्लियर है।
बढ़िया। अब एक टर्मिनोलॉजी, दो टर्मिनोलॉजी और समझते हैं। जिस कंपनी में हम अपना फंड पैसा जमा करेंगे, यानी जिस म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो हमें देखा जाता है कि भाई, अच्छा, एक पर्सन है, मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पर्सन है, ये कह रहा है कि मैं लोगों के एक 1 लाख लोगों का 1 लाख करोड़ रुपया संभालता हूँ। और एक पर्सन कह रहा है कि मैं 1 लाख लोगों का जो है 1,000 या खाली 1 लाख रुपया ही संभालता हूँ। ठीक है, 1 लाख लोगों का सिर्फ 1 लाख रुपया ही संभालता हूँ। तो तुम्हें अगर अपना पैसा देना रहेगा तो किसके पास दोगे? जो 1 लाख लोगों का 1 लाख रुपया ही संभाल रहा है, या 1 लाख लोगों का 1 लाख करोड़ रुपया संभाल रहा है? मतलब ये दूसरा नंबर इसके पास दोगे तुम? मैं तो इसके पास बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि साला 1 लाख लोग है, 1 ही लाख ही संभाल रहा है। मतलब लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहुत कम है, लोग थोड़ा थोड़ा पैसा दिया है। और इधर देखो, लोगों को पता है भाई साहब 1 लाख लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपया दे दिया है, बोला संभालो। मतलब इसके ऊपर भरोसा होगा, अच्छा रिटर्न देता होगा, है ना? हमें जिसके ऊपर भरोसा रहता है हम उसी के ऊपर तो ट्रस्ट करते हैं, उसी को तो सारा चीज बताते हैं कि हाँ ठीक है, ले लो पैसा, इन्वेस्ट कर दो, भरोसा है तुम पर। ऐसे ही जब हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें देखा जाता है कंपनी का AMU, सॉरी AMU नहीं, AUM, AUM। देखो मैं समझाता हूँ क्या है AUM। AUM का फुल फॉर्म होता है असेट अंडर मैनेजमेंट। AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट। क्या देखना है कंपनी का? AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट मतलब पैसा, अंडर मतलब उसके पास, मैनेजमेंट मतलब वो कंपनी, उस कंपनी के पास कितना पैसा है, और ये करोड़ में होता है। अगर कोई कंपनी है 10 लाख करोड़ रुपया संभाल रही है, समझ रही है? समझ रहे? ठीक है, तो हम पैसा किसे देंगे? जिसके पास अधिक पैसा रहा है, जिस कंपनी के पास पैसा बहुत ज्यादा हो, लोगों ने बहुत ज्यादा भरोसा किया हो। ठीक है, अब AUM के साथ साथ हमें एक और चीज देखनी है जिसे हम कहते हैं CAGR। क्या कहते हैं? CAGR को कहते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि ये जो कंपनी है, ठीक है, वो हमें एक साल में कितना रिटर्न दे रही है, उसका ग्रोथ रेट कितना है, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, कितना ग्रोथ रेट है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी किसी का 16%, किसी का 32%, किसी का 40% रिटर्न रहता है। ठीक है, ये सारा का सारा चीज देखना है हमें। कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले दो चीजें देखनी है। क्या क्या? AUM CAGR। अभी तो एग्जांपल दिया ना, ए पर्सन है A, एक पर्सन है B है? अगर कहूंगा कि ये है मोदी जी और ये है ललित मोदी, किसको पैसा दोगी? मोदी जी को। ललित मोदी लेके भाग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना है, हमें देखना है कि उस कंपनी का असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी उसके पास पैसा कितना है, और उसका इंटरेस्ट मतलब ग्रोथ रेट कितना है, वो हमें साल भर में कितना पैसा कमा करके देगी। क्लियर? ओके, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसके अंडर और क्या क्या कैटेगरीज होती है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना।
पहले हमने 3 टाइप के म्यूचुअल फंड देखे थे, कौन कौन से? डेट, इक्विटी और हाइब्रिड। ठीक है, अब मान लो जैसे तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया 15 दिन बाद किसी को देना है, तो तुमने सोचा कि ये 1 करोड़ रुपया 15 दिन तक मैं, देखो जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो कभी भी पैसे को अपने पास नहीं रखते हैं। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मेरा पैसा मुझे कैसे कमा करके और दे, मतलब पैसे से ही वो पैसा बनाने का पूरा इंतजाम कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए उनका ग्रोथ होते रहता है, ग्रोथ होते रहता है। और मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है, पैसा घर में छुपा के रखेगी, बैंक में छुपा के रखेगी। ठीक है, वो उस पैसे का इस्तेमाल करना नहीं जानती है, समझे? तो दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हो, जितने भी रिचेस्ट पर्सन होंगे ना, अगर उनकी स्टोरी पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो वो अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और जो हम सुनते हैं ना कि वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, तो उसके पास पैसा नहीं रहता है, वो उसके शेयर्स की वैल्यू को मेजर किया जाता है, इसके पास जो पूरा नेटवर्थ है, जो वैल्यू है वो कितने की है, और उसके अकॉर्डिंग वो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन होता है। समझा है क्या? हाँ, ये मत समझना कभी कि उसके घर पे गए तो इतना पैसा मिल जाएगा हमको, ना 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 ना। ठीक है, तो समझते हैं कि मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है और 15 दिन बाद देना है, तो तुम्हें 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए उस पैसों को इन्वेस्ट करना है, तो तुम कहाँ इन्वेस्ट करोगे? तो डेट फंड के अंडर आता है, जिसे हम कहते हैं लिक्विड फंड। अब देखो, ये जो डेट फंड होता है ना, बेसिकली ये, इसमें अगर हमें कम टाइम के लिए, ठीक है, कम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, समझा रहेगा? कम टाइम के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम इसमें कर सकते हैं। इसमें पहला आता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड, ये लिक्विड फंड में क्या होता है कि अगर तुम्हें 10 दिन से कम पैसा, मान लो ऐसे 10 दिन से कम नहीं, 10 दिन से अधिक का पैसा अगर रखना है, 15 दिन 20 दिन का रखना है, तब तुम इस लिक्विड फंड में डाल सकते हो। समझ आया क्या? ये लिक्विड फंड में डाल सकते हो, क्योंकि ये डेट फंड है, तो डेट फंड में हमको पता है कि यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो हमें कम मिलता है और रिस्क भी कम होता है, क्योंकि तुम्हें जो है 10 दिन 15 दिन के बाद तुम्हारा पैसा वापस चाहिए भी, पता चला तुमने शेयर में लगा दिया और पैसा आधा हो गया, है ना? तो इसके लिए हम डेट में लिक्विड फंड में लगा देंगे वो पैसा, और 10 दिन पे अगर 1 करोड़ पर मैं बोल रहा हूँ 3% 2% भी इंटरेस्ट आएगा ना, वो लाखों में चला जाएगा। समझ आ रहा है क्या? हाँ, तो एक क्या हो गया डेट में, लिक्विड फंड। लिक्विड फंड उसी तरीके से अगर तुमको 6 महीने से अधिक लगाना है तो उसमें आता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। क्या आता है? अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। इसमें हम लोग 6 महीने से अधिक के लिए पैसा लगाते हैं। ठीक है, अगर 6 महीने से अधिक पैसा लगाना है, कि जैसे 7 महीने 8 महीने का, तो तुम इसमें लगा सकते हो, उसके बाद तुम क्या कर लोगे, उसको निकाल सकते हो अपना। ठीक है, उसके बाद आता है लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन फंड, इसमें हम 9 महीने से अधिक का पैसा लगाते हैं, जैसे 10 महीने 11 महीने के लिए अगर पैसा लगाना है तो लो ड्यूरेशन फंड में हम लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एक और, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड, इस फंड में हम 1 साल से अगर अधिक पैसा लगाना है तो हम इस शॉर्ट टर्म फंड में लगा सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद आता है मिड टर्म फंड। मिड टर्म फंड, अब तुमको लग रहा है कि मुझे 1 से 2 साल का के लिए पैसा लगाना है, उसके बाद मुझे जरूरत रहेगी। ठीक है, तो तुम इस मिड टर्म फंड में लगा लो। ठीक है, और एक होता है जिसे हम कहते हैं गिल्ट फंड। वो गिल्ट वाला गिल्ट नहीं, किसी को मार दिया अरे बहुत गिल्ट हो रहा है, वो नहीं है। गिल्ट फंड, गिल्ट फंड में हम
अगर मुझे 2 साल से अधिक का पैसा लगाना है तो मैं गिल्ट फंड में लगा सकता हूँ। समझ में आया क्या? तो एक म्यूचुअल फंड के अंडर में इतने सारे टाइप के फंड आते हैं, समझा? और भी आते हैं, बट मेनली इतना जो मेन रहता है इसको याद रखने का। लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, गिल्ट फंड। क्लियर? ठीक है। अच्छा, डेट फंड में जो पैसा लगता है क्या वो हाईली रिस्की होता है? नहीं। क्या उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा मिलता है? नहीं। ठीक है। अब हम आते हैं इक्विटी को समझते हैं। ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब देखो, क्योंकि हमको पता है कि ये पैसा कहाँ लगेगा? शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट में कौन रजिस्टर्ड होती है? कंपनियां, है ना, कंपनी होती है। तो कंपनियों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसा कि हमने शेयर मार्केट में भी एक बार मैंने बताया था जब मैं फंडामेंटल्स को बता रहा था। कंपनी 3 टाइप की होती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं लार्ज कैप कंपनी, है ना। मैंने कहा था एक चीज याद रखना, जब मैं म्यूचुअल फंड पढ़ाऊंगा तो उसमें याद आएगा। लार्ज कैप कंपनी, कैप मतलब कैपिटल, कौन सा? राजधानी वाला कैपिटल, पैसे वाला कैपिटल। दूसरा होता है मिड कैप कंपनी, ठीक है। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है। इसी में एक और होता है जिसे कहते हैं मल्टी कैप कंपनी। क्या कहते हैं? मल्टी कैप कंपनी, ठीक है, मल्टी कैप कंपनी। मल्टी कैप कंपनी के ही अंडर में एक और सेक्शन आता है जिसे कहते हैं फ्लेक्सी कैप कंपनी, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा क्या है। इसी के अंडर में एक सेक्शन कौन सा आता है? फ्लेक्सी कैप कंपनी, ठीक है। अब देखो, लार्ज कैप कंपनी किसे कहेंगे? मैंने कुछ रेंज बताया था क्या? क्या क्या बताया था? है ना, मैंने बताया था कि 20,000 करोड़ से लेकर के 20 लाख करोड़, समझा क्या? 20,000 करोड़ से लेकर के 20 लाख करोड़ की कोई कंपनी है जिसे हम कहते हैं लार्ज कैप कंपनी, ठीक है। उसके बाद 500 करोड़, 500 500 20 करोड़ हो गया, तो क्या कहते हैं, इसका लार्ज जाता है 20,000 करोड़ और 500 करोड़, ठीक है। 500 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ तक की कोई कंपनी है तो उसे हम लोग कहते हैं मिड कैप कंपनी। और 0 से लेकर के 500 करोड़ की कोई कंपनी होती है तो उसे हम कहते हैं स्मॉल कैप कंपनी। क्लियर? ये 3 कैटेगरी होती है। और जो फंड मैनेजर होता है इक्विटी वाला, वो इन्हीं सब कंपनियों में अपना पैसा लगाता है। समझा है क्या? अब देखो, जैसे कि अगर तुम्हें ये लगता है कि मुझे 3 साल या 3 साल से अधिक का पैसा लगाना है और अच्छा इंटरेस्ट रेट चाहिए तो तुम्हें लार्ज कैप कंपनी में लगाना चाहिए। समझा है क्या? जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें तुम्हें 3 ईयर या उससे ज्यादा के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो किसमें लगाना है? लार्ज कैप में। लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं, मुझे 5 साल या 5 साल से ज्यादा लगाना है तो मिड कैप में लगाओ उसको, ठीक है। मिड कैप में मैं समझाऊंगा क्यों। 5 साल, ठीक है। और अगर तुमको चाहिए कि नहीं और 7 साल 10 साल के लिए चाहिए तो तुम स्मॉल कैप में लगाओ। देखो, जो छोटी कंपनियां हैं वो ना थोड़ी घोड़े की तरह है। घोड़ा समझ लो कि घोड़ा तो मिड कैप को कहता हूँ, स्मॉल कैप को समझ लो कि घोड़े का बच्चा है, ठीक है। ये अभी पैदा हुआ है और धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे भागना सीखेगा, भागते 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 भागेगा ये, ठीक है।
मिड कैप कंपनी ये पूरा घोड़ा है, ये भागेगा धक 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 और तुम्हें अच्छा इंटरेस्ट देगा, लेकिन इसको रेस में पकड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए 5 साल का टेन्योर है। और जो लार्ज कैप कंपनी है ये हाथी है, अब ये इतना बड़ी हो चुकी है, इसका ग्रोथ होगा, हाईएस्ट ग्रोथ होगा, लेकिन थोड़ा धीरे 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 होगा। तो तुम्हें 3 ही साल के लिए चाहिए और अच्छा ग्रोथ रेट चाहिए, तुम किसमें लगा दो, लार्ज कैप में लगा दो, समझा क्या, लार्ज कैप कंपनी में। और अगर थोड़ा टाइम पीरियड है तुम्हारे पास 5 साल 7 साल का, तो मिड कैप कंपनी में लगाओ, और थोड़ा टाइम पीरियड है तो स्मॉल कैप कंपनी में लगाओ। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो मल्टी कैप है, मल्टी कैप का मतलब होता है कि इसमें जो फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर वो अपने पैसे को इस उसका कुछ पोर्शन डिसाइड होता है कि जैसे कि अगर उसके पास 1 लाख रुपया है, समझ लो 1 लाख रुपया, तो उसमें का 80,000 जो है वो लार्ज कैप में लगाएगा, ठीक है, और बचा हुआ 10,000 वो मिड कैप में लगाएगा, और बचा हुआ 10,000 वो स्मॉल कैप में लगाएगा। तो उसके ऊपर क्या रहता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उसे कुछ न कुछ पैसा लार्ज कैप कंपनी में लगाना ही लगाना है, समझा है क्या। और उसमें मैंने बताया ना, जो मल्टी कैप में फ्लेक्सी कैप होता है, फ्लेक्सी कैप कंपनियों के जो फंड मैनेजर होते हैं उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि उन्हें अपना पैसा कहाँ लगाना है, क्लियर है। तो ये इक्विटी फंड समझ में आ गया, इक्विटी फंड में पैसा कहाँ कहाँ लगता है, 3-4 टाइप की कंपनियों में, चौथा तो कुछ है ही नहीं, समझ लो इसी का मिक्सचर है। मेजरली 3 टाइप की कंपनियां, कौन कौन सी, लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी, क्लियर। अब अगर कोई पूछेगा, अच्छा बताओ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, तो डेप्थ नहीं, डेट से डेट, डेट, डेप्थ क्यों बोले, डेट बोलना, डेट, ठीक है। तो डेट के बारे में हमने पूरा इंफॉर्मेशन ले लिया, और ये इक्विटी के बारे में, तो क्या हाइब्रिड को अलग से पढ़ाने की जरूरत है, नहीं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमने क्या देख लिए, पूरा 3 टाइप के म्यूचुअल फंड देख लिए, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, अब मैं इसको ना थोड़ा सा दिखाता हूँ कि अच्छा हम कहाँ पर जा करके म्यूचुअल फंड को ये कैटेगराइज कर सकते हैं, कि अच्छा मुझे इसमें लगाना है तो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी कंपनी अच्छी है। अब देखो, जैसा कि इसके लिए ना एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, इसको कहते हैं टिकर टेप, ठीक है, टिकर टेप, मैं इसको इसमें लगा दूंगा। टिकर टेप पर जैसे ही जाओगे, यहाँ ऊपर देखो क्या है, टिकर टेप, यहाँ पर तुम सारा इन्फॉर्मेशन, इस पे भी तुम्हें शेयर मार्केट का सब कुछ ऊपर दिखाता है, लेकिन मुझे स्टॉक के लिए ना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये मिला कि हाँ, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, है ना। हमें सबसे समस्या क्या होती है म्यूचुअल फंड में, कि हम शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पाते कि हमें पैसा लगाना कहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, स्टॉक स्क्रीनर है, और यहाँ म्यूचुअल स्क्रीनर है, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, क्योंकि हमें स्टॉक से कुछ लेना देना नहीं है, तो अभी हमें म्यूचुअल फंड लेना है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे। अब देखो यहाँ पर म्यूचुअल फंड यूनिवर्स पूरा आ जाएगा, और इसमें क्या क्या लिखा है, डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, ये 3 टाइप के हमने म्यूचुअल फंड पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़िए। अगर मैं इसको ओपन करूंगा डेट को, तो देखो डेट में मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें, जैसे कि फ्लोटिंग रेट फंड है, बैंकिंग है, पीएसयू है, अल्ट्रा, लेकिन हमें मेन क्या रखना है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सी वाला तो नहीं, ये लिक्विड फंड है, ठीक है, लो ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, गिल्ट लॉन्ग टर्म है ना, जो मेन है मैंने यहाँ सब बता दिया है, समझ आया क्या। पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कैसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने इक्विटी में देखा, इक्विटी में जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, इक्विटी में दिखाएगा कि देखो इक्विटी में कई टाइप, थीमेटिक फंड होता है, फोकस फंड होता है। अब यहाँ देखो, लार्ज मिड कैप फंड, इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, कॉन्ट्रैक्ट फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। तो हमने जो पढ़ा है हमको उसके बारे में याद रखना है, कभी कौन कौन सा, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और लार्ज कैप फंड, क्लियर। यहाँ पर 3 चीजें दिया है। उसके बाद अगर हम ये हाइब्रिड में जाए, तो हाइब्रिड में भी हमें वो सारा का सारा चीज दिखा देगा, मल्टी एसेट एलोकेशन, कैपिटल प्रोटेक्शन, बैलेंस, ये सब उसी पीछे वाले का ही पूरा मिश्रण है,
ठीक है, तो इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि अगर तुमको ये चाहिए किस कंपनी में लगाना है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना रहता है, यहाँ देखो क्या दिया है, कंपनी का पहले नाम सब दिया है, जैसे SBI लिक्विड फंड है, HDFC लिक्विड फंड है, ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड है। तो ये कौन कौन सी कंपनियां म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर रही हैं, उनका नाम है। यहाँ कैटेगरी दिया गया है कि वो कौन से टाइप का फंड है, लिक्विड फंड है कि बैलेंस एडवांस फंड है, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है, तो यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है उसका प्लान क्या है, ग्रोथ प्लान है, ग्रोथ प्लान। तो मोस्टली जो हम लोग म्यूचुअल फंड लेते हैं, अगर उसका ग्रोथ प्लान रहता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा ग्रोथ प्लान में ही जो है इन्वेस्ट करते हैं। मैं अपना एक एग्जांपल दिखाऊंगा उसमें कि मैंने जो इसमें HDFC का एक म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था बैंक के थ्रू। तो बैंक के थ्रू कभी म्यूचुअल फंड नहीं इन्वेस्ट करने का, थोड़ा सा अपने से रिसर्च करो, घर में अगर पढ़े लिखे हो तो समझो चीजों को और खुद से फाइनेंशियली ये अपनी प्लानिंग करो, ठीक है। क्योंकि मैं जब दिखाऊंगा उसमें बैंक वाले ना हर महीने तुम्हें इतना चार्ज काटते रहते हैं, जितना तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आता उससे ज्यादा उनका चार्जेस चला जाता है। और यहाँ जब हम ये सब सीख लेंगे तो यहाँ सारा का सारा ऑपरेशन हम अपने हाथ से करेंगे, पैसा हमारी नजरों के सामने रहेगा, हमारे हाथ में रहेगा, जब चाहिए रहेगा हम निकालना है निकाल लेंगे, जब इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट कर देंगे। किसी के पास जाकर के जी हजूरी करना नहीं पड़ेगा कि हाँ सर पैसा हो गया है इन्वेस्ट कर दीजिए, ये कर दीजिए। समझा है क्या? ओके, तो यहाँ मैंने बता दिया प्लान है। अब देखो AUM का फुल फॉर्म क्या था, असेट अंडर मैनेजमेंट। यानी ये जो SBI लिक्विड फंड है इसके पास कितना पैसा है, तो लिखा है 60,186 करोड़ में पैसा रहता है, ठीक है, 60,186 करोड़। उसके बाद एक क्या दिया है, CAGR का फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। यहाँ लिखा है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 3 साल का, ये जो SBI लिक्विड है वो 4% दे रहा है, नीचे यहीं पर है 14% दे रहा है, उसके नीचे और है 15% दे रहा है, उसके नीचे है 12% दे रहा है। समझ आ रहा है क्या? तो यहाँ पर 3 साल का लिखा है। और आगे देखते हैं और क्या है, मैंने कहा था कि फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या और एक चीज देख लेना है, क्या, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये SBI वाला है, ये हमसे कुछ ना कुछ चार्ज लेगा कि नहीं लेगा? हाँ, तो हाँ फंड मैनेजर के लिए सबके लिए अपना कुछ उसको कहाँ से फायदा होगा, वही देखो जैसे इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.18, इसका 0.85, 0.20, कितना कम है, उससे उससे कम तो ये भी है 18 का है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें जितना कम से कम हमारा एक्सपेंस रेशियो रहे उतना अच्छा है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना कि अगर कोई थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा ले रहा है लेकिन हमें अगर ये CAGR अधिक दे रहा है तो थोड़ा दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर ऐसा रहता, ये जो SBI वाला है ये इसका अगर एक्सपेंस रेशियो 1.18 रहता और ये CAGR भी 4.10 रहता, तो कौन इसमें पैसा लगाने जाएगा साला। एक तो एक्सपेंस रेशियो उतना ले रहा है, उसके बाद तुम जो तुम्हारा ग्रोथ रेट भी सेविंग बैंक के अकाउंट कितना दे रहा है, कौन करने जाएगा इसमें। समझा रहा है कि नहीं? तो ऐसे ये भी देखना है, समझा। तो पहले ये सब क्या है, ये सारा का सारा चीज देख लिया। अब अगर मुझे ये देखना है कि अच्छा यहाँ 3 साल का इतना दे रहा है तो 5 साल का कितना है, तो यहाँ देखो फिल्टर दिया है, इस पर ऐड फिल्टर पे जाओ और यहाँ तुम अपना सब कुछ कर दो, 3 साल का है और यहाँ 5 साल का लगा दो, ठीक है। तो जैसे 5 साल का लगाओगे या 10 साल का चाहिए तो 10 साल का लगा सकते हो तुम, 10 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। मैं पहले 5 साल का लगा के बता देता हूँ। देखो यहाँ 5 साल का भी दिखा रहा है, SBI लिक्विड फंड का 5 साल का जो ग्रोथ रेट है वो 5.32% है। उसके नीचे वाला जो है ये इक्विटी हाइब्रिड का है, ठीक है, इक्विटी हाइब्रिड का है। अब बताओ अच्छा ये जो लिक्विड फंड है इसका ये CAGR इतना कम क्यों है, अभी अभी मैंने पढ़ाया, क्या इसको बता सकती है इतना कम क्यों है? क्योंकि ये लिक्विड फंड है और लिक्विड फंड किसमें लगाया जाता है, इसका टाइप है डेट फंड का। डेट फंड में रिस्क कम होता है, रिस्क कम तो CAGR भी कम, इंटरेस्ट कम, समझा।
तो इससे पहचान जाने का फटाक से, लिक्विड फंड किसका है, डेट फंड का है। डेट फंड में क्या क्या होता है सब दिमाग में फटाफट आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे ओहो इसलिए इसका जो CAGR कम है। लेकिन वहीं अगर हम इसकी बात करें SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का, तो हाइब्रिड फंड का देखो CAGR बढ़ा है कि नहीं बढ़ाया, क्योंकि इसको कुछ पैसा शेयर मार्केट से भी आ रहा होगा और कुछ पैसा डेट फंड से भी आ रहा होगा। तो शेयर मार्केट से पैसा आएगा तो परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब ये सारा का सारा हमने एक जो ओवरव्यू था उसके बारे में बता दिया। अब मैं बताता हूँ सिलेक्ट कैसे करना है। जैसे कि अगर मैंने बताया शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो डेट को सिलेक्ट कर लो, तुम्हें डेट फंड के अंदर जितने भी हैं वो सब के सब यहाँ आ जाएंगे। तुम देख लेना तुम्हें कितने साल के लिए करना है, कितने दिन के लिए करना है, तो सब इसमें पता चल जाएगा। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा SBI लिक्विड फंड, ठीक है, ओपन हो जाए भाई, यहाँ जाके मैं ओपन कर दूंगा। अगर ऐसे ओपन कर दूंगा तो यहाँ इसका सारा का सारा मुझे ना काला चिट्ठा मिल जाएगा कि क्या है इसमें, रिटर्न कितना दे रहा है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, रिटर्न वर्सेस FD का क्या सिचुएशन है, ठीक है, रेड फ्लैग है कि नहीं है। उसके बाद इसका पूरा ये जो 5 साल का ग्रोथ रेट गया है कैसा है, 1 महीने का कैसा है, 6 महीने का कैसा है, 1 साल का कैसा ग्रोथ रेट है, ये सब यहाँ दिखाई दे देगा हमको। ठीक है, इसके बाद इसका पीयर कंपेरिजन में, मतलब कि इस SBI के कंपेयर में और कौन कौन से फंड है जो हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जैसे HDFC लिक्विड है, ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल है, कोटक है, लेकिन ये लोग 3 साल में SBI वाले से कम ही दे रहे हैं, तो मैं SBI वालों को ही रखूंगा, है कि नहीं, समझा। तो ऐसे हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद इसका पोर्टफोलियो देख सकते हैं, ये जो है ये पैसा कहाँ कहाँ अपना इन्वेस्ट करता है, कमर्शियल पेपर में, ट्रेजरी बिल में। मैंने बताया ना जैसे ट्रेजरी बिल ये क्या है, ये गवर्नमेंट का बॉन्ड की टाइप ही है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स में है, कैश एंड इक्विवेलेंट कुछ कुछ पैसा रहता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में डालता है, समझा रहे क्या। तो यहाँ पैसा, फिर इसके बाद इसका हम फंड मैनेजर के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे कि R अरुण है, इसके पास इस फंड मैनेजर जो है ये कितना पैसा संभाल रहा है, ये 1,26,004.55 करोड़ पैसा ये बंदा संभाल रहा है। इसको 6 साल का एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन इसका देख सकते हैं कि BCom है और PG इन फाइनेंस किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सारा का सारा इसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, ठीक है, और ये फंड मैनेज इसने क्या क्या फंड मैनेज किया है, हम यहाँ सारा स्टडी करके अपने हिसाब से इसकी रैंकिंग देख करके अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोगों का ओपिनियन क्या है यहाँ पर भी पढ़ना रहेगा तो हम पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मुझे इक्विटी के बारे में देखना है, अब मैं दिखाता हूँ इक्विटी में जो रिटर्न आता है वो कितना आता है, ठीक है। अब देखो जैसे इक्विटी का मैंने क्लिक किया और इक्विटी में यहाँ दिखा रहा है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका 3 साल का रिटर्न है 14% या ऑलमोस्ट 15% के आसपास। ये देखो 16%, 23%, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो 20%, 24%, ठीक है, 33%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 33%, ठीक है, किसी किसी का तो 40% रहता है, ठीक है, अगर इसमें दिख जाएगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। अब यही 5 साल का इसका देख लेंगे तो 5 साल का थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, म्यूचुअल फंड में अगर तुम्हें अच्छा बेनिफिट लेना है ना तो तुम्हें कम से कम थोड़ा 5 साल के बाद का वेट करना चाहिए, क्योंकि ना ये म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट होता है ये कुछ ये बांस, पता है बांस, ये बैम्बू को अगर हम लोग सीड को लगाते हैं तो वो ना 3 से 4 साल 5 साल तक खाली टाइम लेता है अपने रूट को मजबूत करने में। तुम पानी देते जाओ तुम्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और अगर तुमने 5 साल तक पानी दिया और कुछ नहीं मिल रहा है, तुमने छोड़ दिया तो बाम्बू अंदर ही अंदर खराब हो जाएगा। लेकिन 5 साल के बाद जैसे ही वो बाम्बू निकलना शुरू होता है ना, उसकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती है, वो महीनों भर में कई फीट का हो जाता है, समझ में आया? और वो एक से कितना सारा वो बाम्बू निकाल देता है। तो म्यूचुअल फंड का भी कंसेप्ट ऐसा ही है कि अगर तुम्हें अच्छा इंटरेस्ट रेट चाहिए तो यू नीड टू वेट, यू नीड टू कीप द पेशेंस, समझा है क्या? ये चीज क्लियर है इतना? ओके। अब देखो जहां मैंने सब कुछ बता दिया कैसे सेलेक्ट करना है,
और उसके लिए वेबसाइट भी है टिकट डेट पर। अब जो मेरा ये ग्रो, जैसे कि मैं जिस पे इन्वेस्ट करता हूँ ग्रो पर भी म्यूचुअल फंड में जाएंगे ना तो बहुत अच्छा इसका जो ये प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है, इसमें हमें सब अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे मैंने ग्रो पर ये स्टॉक है और यहाँ म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड पे मैं क्लिक करूंगा स्क्रीनर पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर सब दिखाएगा कैटेगरी, डेट में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में करना है, हाइब्रिड में करना है। ठीक है, जैसे मैं डेट पर क्लिक कर देता हूँ, डेट पर जैसे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ सारा का सारा वो कंपनी दे देगा कि तुम किसमें कर सकते हो। ये देखो क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका 3 साल का रिटर्न है 44% का, 5 साल का रिटर्न है 20% का। समझ आ रहा है क्या? PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इसका 3 साल का रिटर्न कितने का है 39% का, 5 साल का 19% का। समझ आ रहा है? और यहाँ पर हम लोग इसका रेटिंग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी हाई रिस्क, और इसका जो ये इसमें डाला हुआ है पैसा किसमें है इक्विटी में, क्योंकि हमने इक्विटी वाला ही ये क्लियर किया है। और तुमको पता है कि इक्विटी में पैसा कहाँ जाता है, शेयर मार्केट में, है ना। तो इसमें तुम्हें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिल रहा है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करने का, इसको 3 साल के लिए नहीं 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां रहती हैं वो लंबे टाइम पीरियड में ना अच्छा हमें क्या देती हैं, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ देती हैं। तो तुम जो पैसा जैसे आईसीआईसी में हो गया, अरे आईसीआईसी बोल रहा हूँ, LIC में हो गया, LIC में लोग 35 साल 40 साल तक पैसा भरते हैं भाई। समझ आ रहा है क्या? उनको उतना अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आईसीआईसी वाला ना कहीं न कहीं वो भी ला करके पैसा कहाँ डालता है, म्यूचुअल फंड में डालता है। तो जो लोग वो पैसा डाल रहे हैं, क्यों ना हम थोड़ी सी स्टडी करके पैसा डालें, समझा। और यहाँ रहेगा तो यहाँ हम अपने हिसाब से जैसे करना है, कब निकालना है, कब डालना है, वो कर सकते हैं। अब देखो, अब ये म्यूचुअल फंड में एंट्री लेने से पहले मैंने जैसे 3 चीजें बता दिया था कि हमें क्या क्या देखना रहता है। एक तो AUM, दूसरा एक्सपेंस रेशियो, तीसरा CAGR, और चौथी एक चीज देखना है, अगर बाई चांस तुम्हें ना बाहर निकलना रहा, जैसे ये क्वांट स्मॉल कैप में अगर मुझे पैसा लगाना है और मैंने सोचा कि चलो मैं 10 साल के लिए पैसा लगाऊंगा, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई तो मुझे पैसा निकालना है, तो इसमें पढ़ लेने का कि जब हम लोग क्विट करेंगे, एग्जिट करेंगे, तो इनका एग्जिट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो सब लिखा रहता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ जाऊंगा तो एग्जिट क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, देखो इसमें प्रो एंड कॉन सब लिखा है, और यहाँ एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। ठीक है, ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। एग्जिट लोड क्या है, एग्जिट लोड मतलब अगर मैं टाइम पीरियड से पहले अपना पैसा निकालूंगा तो मेरा कितना पैसा कटेगा। ठीक है, देखो इसमें एग्जिट लोड क्या लिखा है, एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर। अगर तुमने 3 साल के लिए पैसा लगाया है और तुम 1 साल के पहले निकालना चाह रहे हो तो तुम्हें जितना भी प्रॉफिट आया रहेगा उसका 1% कट जाएगा तुम्हारा। क्लियर हो गया ये? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये सारा सिस्टम हमने म्यूचुअल फंड का समझ लिया। अभी इसमें थोड़ी चीजें और बच गई है, जैसे कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बता ही देता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो तो क्या नहीं, तो फिर छोटा सा बच जाएगा पोर्शन, अलग से क्यों ही करना। ठीक है, अब देखो इसमें जैसा कि पैसा है ना, अब मुझे अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास 2-4 करोड़ रखा है और एक ही साथ में वो 2-4 करोड़ में 3 साल या 5 साल के लिए मैंने क्या कर दिया, भर दिया है। हमारे पास हम कमाएंगे, मतलब जॉब करेंगे, उससे पैसा आएगा और वो पैसा हम मंथली बेसिस पे भरेंगे, जैसे हम लोग RD वगैरह भरते हैं, है कि नहीं। तो हम पहले क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं कि हमें किस लिए पैसा भरना है ना। जैसे मुझे एजुकेशन पर्पस के लिए पैसा भरना है, एजुकेशन, तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्लानिंग किया, प्लान, फिर मैंने सारा म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ा, उसका सिस्टम क्या था उसके बारे में समझा। ठीक है, और उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट, इसी को हम कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
समझा है क्या? एसआईपी किसे कहते हैं? मैं जो बता रहा हूँ दिमाग में घुस रहा है कि ऊपर से जा रहा है? घुस रहा है ना? हाँ, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कुछ नहीं होता है, तुम चाहे पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें एक ना एक, मैंने बताया कि गोल सेट करना है और पूरा डिटेल थोड़ा सा पता करना है और फिर मंथली मंथली पैसा भरना है। तो जब भी तुम मंथली मंथली पैसा भरते हो, चाहे 500 रुपए भरो, चाहे 1000 भरो, चाहे 10,000 भरो, उसी को हम एसआईपी कहते हैं। तो बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे एसआईपी करवा लो वो अच्छा है। तो भाई एसआईपी कुछ नहीं, तो हर एक चीज को एसआईपी कहा जाएगा जिसमें हम पैसा थोड़े थोड़े अमाउंट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भरते हैं, तो क्या कहलाएगा? एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्लियर है? अब देखो, ये एसआईपी ये भी गोल ओरिएंटेड ही होता है। मतलब म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है? गोल ओरिएंटेड ही है। ठीक है, मैंने यहाँ कहा लिखा है, ठीक है। जैसे कि मुझे ये करना है कि जब मेरा बच्चा हो और उसका वो 18 साल का हो जाएगा तो उसके एजुकेशन के लिए मुझे उसे अब्रॉड भेजना है, तो कितना करोड़ रुपया चाहिए या तो कितना लाख रुपया चाहिए, उसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो 18 साल का इन्वेस्टमेंट मैं कर लूंगा। मुझे जैसे मैंने मान लो कि 2020 में जॉब करना शुरू किया, तो मुझे ये टारगेट लेना है कि 2030 तक मुझे घर लेना है। तो 10 साल का मैंने एक टारगेट ले लिया। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं 2020 में जॉब पे लगा हूँ तो 5 साल बाद मुझे कार लेना है, तो 5 साल का मैंने एक टारगेट ले लिया। ठीक है, फिर मैं जॉब पे लगा हूँ तो मुझे देखना है 2020 में जॉब पे लग गया हूँ तो 2023 तक मुझे क्या करना है? शादी करना है। 3 साल का मैंने टारगेट ले लिया और उसके बाद फिर एक टारगेट लिया रिटायरमेंट का कि आज से 40 साल बाद मैं क्या हो जाऊंगा? रिटायर हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने हर एक सेक्शन को टाइम पीरियड वाइज क्या कर लिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग मुझे कितना पैसा चाहिए रहेगा उसे मुझे कैलकुलेट करना होगा, और इसी को हम कहते हैं एसआईपी में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। देखो समझो, एसआईपी को कैलकुलेट करने का एक तो जो ग्रो है, ग्रो में ही बहुत अच्छा सिस्टम दिया है कैलकुलेटर का, वहां कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो ये जो मैंने ये बताया ना हमारा म्यूचुअल फंड वाला, ये ये टिकट ऐप है, यहाँ पर भी हम लोग ये एसआईपी कैलकुलेटर पे जाकर के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कहाँ से लगा जी कैलकुलेटर? स्टॉक स्क्रीनर है, इसका कैलकुलेटर ही नहीं दिख रहा है हमको। चलो मैं पहले, बाहर है क्या स्क्रीनर कैलकुलेटर? अरे जी ये रहा। हाँ, स्टॉक एमआई, स्टॉक डीलर, नहीं किधर चला गया, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं फिलहाल यहाँ पर दिखा देता हूँ ग्रो वाले में। मैं ग्रो में चला जाता हूँ और यहाँ पे कैलकुलेटर पर चला जाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ दिया है टूल्स में कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर्स में जाऊंगा तो यहाँ हमें दिखाई देगा एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखो इसमें दो सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, एक है एसआईपी और एक है लमसम। लमसम का मतलब एक ही साथ तुमने अमाउंट पे कर देना है और उस पर तुम्हें जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो गेन करना है। जैसे कि एफडी, एफडी में ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग एक महीने 10,000 भरेंगे, फिर दूसरे महीने 10,000 भरेंगे, फिर तीसरे महीने 10,000 भरेंगे, ऐसा नहीं होता ना। हम लोग 1,00,000 रुपया, 10,000 रुपया कुछ टाइम पीरियड के लिए लॉक कर देते हैं, उसे हम लमसम कहते हैं। और एसआईपी में हम एक अमाउंट को फिक्स करते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि तुम्हें ना तुम्हारे बच्ची की शादी करनी है और तुमको लगा कि आज से 20 साल या जब वो 25 साल की हो जाएगी और तब मैं उसकी शादी करूंगी, तो मैं उसके आज से ही उसके लिए थोड़े से पैसे जोड़ लूं। तो मैं क्या करूंगा कि 500 रुपया हर महीने मैं एसआईपी करूंगा। और क्योंकि तुम 20-25 साल का टाइम पीरियड ले रहे हो, देखो अब एसआईपी में जितना अधिक टाइम पीरियड लेते हैं ना उतना अच्छा ग्रोथ रेट मिलता है। जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड में कि अगर तुमको अच्छा ग्रोथ रेट चाहिए तो 5 साल के बाद का सोचो, है ना। अगर मुझे 500 रुपए ये 25 साल तक भरना है ना, तो मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट होगा वो कम से कम होगा 15 से 16% का या 17% का। ठीक है, मैं 17% पकड़ के चलता हूँ। अगर भाई यहाँ मैंने कर दिया
अरे चलो 17%, ठीक है, 17% का मैंने रिटर्न कर दिया एक्सपेक्टेड। और मेरा जो टाइम पीरियड है, मैं टाइम पीरियड कितना कर देता हूँ, 25 साल। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल, ठीक है। मैंने टाइम पीरियड कितना कर दिया, 25 साल। अब देखो, अगर तुम हर महीने कितना भरना है तुम्हें, 500 रुपया, कितना परसेंट का एक्सपेक्टेशन है, 17% का, कितने साल तक भरोगे, 25 साल तक। देखो, तुम जब 25 साल तक पैसा भरोगे तो तुमने इन्वेस्ट किया है कितना, 1,50,000 रुपया। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,50,000, लेकिन तुम्हें एस्टिमेट रिटर्न कितना आएगा, 22,49,886। ये तुम्हें इस पर तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा और तुम्हें टोटल पैसा कितना मिलेगा, 23,99,836 रुपीज। कितना इन्वेस्ट किया था तुमने, कितना, 500 रुपया, जितने में एक पिज्जा आराम से लोग खा जाते हैं, समझा। बस ये 500 रुपया कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, 25 साल के लिए। रिटर्न कितना, 17% का एक्सपेक्ट करके चलो, समझा रहा है। तुमने पूरा लगाया कितना था, 1.5 लाख रुपया, और आया कितना है, 22, 22.5 लाख इंटरेस्ट आया है तुम्हें। अगर मैं इसको 10% भी मान के चलूँ, ठीक है, मैंने 10% कर देता हूँ, ये लो, 10% तो बहुत कम कर दिया हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर मैं 10% करूँ, ठीक है, ये चलो, ठीक है, अगर मैं 10% करूँ तो 25 साल में मैं इन्वेस्ट तो 1.5 लाख करूंगा, लेकिन उस पर मुझे रिटर्न कितना आएगा, 6.5 लाख, 6,31,000, समझा रहा है। इतना पैसा तुम्हें बैंक में कभी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जब लंबा टाइम पीरियड जाता है ना, तो ये कम से कम जो है तुम्हारा 12-15% का इंटरेस्ट रेट देता है, ठीक है। मैं अगर 15% भी कर दूंगा, 13% भी, तो भी तुम्हें 11 लाख 10 लाख आसपास आराम से मिल जाएगा। तो क्या 10 लाख 11 लाख में तुम्हारे बच्चे की शादी नहीं हो पाएगी, हो जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारा इस तरीके से तुमने 500 रुपया अपने गुल्लक में डालना शुरू कर दिया, कितने साल के लिए, 25 साल के लिए। ऐसे ही तुम क्या कर लोगी, तुम अगर तुमको घर खरीदना है, तो घर खरीदना है 5 साल में, और तुम्हें पता है कि घर खरीदने के लिए कम से कम मुझे फ्लैट लेना है, तो 1 करोड़ रुपया का, चलो मेरा प्लानिंग है कि 1 करोड़ रुपया तो कम से कम होना चाहिए घर खरीदने के लिए, है ना। तो घर कितने साल में खरीदना है, कम से कम 10 साल पकड़ के चलो। और अगर 10 साल का पकड़ के चलेंगे तो हम हर महीने, अगर हम 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं, 10,000 इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल के लिए करना है, तो मैं अपना एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो 13 से 14% पकड़ के चल रहा हूँ। मान लो मैं 12% पकड़ लेता हूँ, ठीक है, 12% पकड़ लेता हूँ, और ये टाइम पीरियड 10 साल कर देता हूँ, 10 साल। तो देखो, अगर मैं 10 साल तक 10,000 रुपया इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा टोटल हो जाएगा कितना, 12 लाख रुपया, ठीक है, 12 लाख। और मुझे इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 11,23,391 रुपीज, जो टोटल जोड़ करके मेरे पास पैसा आ जाएगा 23 लाख रुपया, समझा। तो ऐसे ही अगर तुमको 1 करोड़ करना है तो तुम्हें भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। ये जो, अगर तुम्हारे मान लो कि 50,000 सैलरी होगी, तुम एक काम करो, अपना खाने पीने भर का 10,000 15,000 निकाल के रख लो, बाकी जो पैसा उसको इन्वेस्ट करो, समझा है क्या। तो मैं अगर इसको मैं 10,000 की जगह अगर मैं 15,000 करके देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना जाएगा। अगर मैं 15,000 करूंगा तो मेरा जो इकाई 17,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी टोटल अमाउंट जो हो जाएगा 10 साल में वो 18 लाख हो जाएगा, और उस पर मुझे 16,85,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, जो जोड़ जाड़ के मेरा कुछ जो है 35-36 लाख के आसपास आ जाएगा, समझा रहेगा, सिर्फ 15-15 हजार का, ठीक है। और ये अगर सोचो, ये जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये इससे ऊपर भागा, क्योंकि 10 साल का रिटर्न भाई 3 साल का या 5 साल का 12% आता है, 10 साल का ये रिटर्न और ज्यादा ही आता है, समझा रहा है क्या। अगर मैं इसको 15% भी कर दूंगा, ठीक है, 15% भी कर दूंगा,
तो ये रिटर्न मेरा आकर के 41 लाख 42 लाख आराम से चला जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हर एक गोल ओरिएंटेड प्लानिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतना सारा का सारा चीज में कोई डाउट कहीं से? ठीक है, जब कोई डाउट नहीं है तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग खत्म होती है और हमारा जो शेयर मार्केट था और म्यूचुअल फंड था, ये पूरा लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।